जोहार। स्वागत है आज की इस वीडियो में आपका। आज हम फिर समास के बाकी हिस्सों को लेकर उपस्थित हैं, मौजूद हैं आपके रूबरू। आज हम बताएंगे, हम जानेंगे, हम समझेंगे कि समास के जो कर्मधारय बहुव्रीहि शायद हो गया था, कर्मधारय, दिगु और अव्ययीभाव, ये तीन समास जो बाकी रह गए थे, उसके संबंध में क्या हमारी समझ है, कैसे हम समझें, कैसे पहचानें ऐसे समास को। इसके अलावे समास पर जो और लोगों का विचार है, यानी खोरठा के व्याकरण लिखने वाले, जैसे डॉक्टर A.K. झा, डॉक्टर B.N. ओहदार, डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर, इन लोगों ने भी व्याकरण की किताबें लिखी हैं, व्याकरण समास के बारे में बताया है। तो इनका क्या मत है, उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। और अभी जो समास की अवधारणा है, जो भाषा के नए मानक के अनुसार भाषा पर जो अध्ययन हुए हैं इस बीच में, खासकर हिंदी के संबंध में, तो नई जो अवधारणा है, नया जो कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट में समास के जो भेद हैं, उन भेदों को जानने के बाद जो पुराने कंसेप्ट्स हैं और जो अन्य भाषाओं के लिए जो निर्धारित है समास के रूप, उसके बारे में भी जानेंगे। और खोरठा में किस तरह से वैसे समासों को भी खोरठा समास बनाकर प्रस्तुत किया गया है, ये जानेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं समास भाग 2। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने 3 समास जान लिए थे पिछले में, तत्पुरुष तक, और उसके बाद आ जाता है कर्मधारय, बहुव्रीहि, और ये हो गया था अड़सड़िया हो गया था, और पेछवाड़ी हो गया, ये हो गया था अड़गाही हो गया था बहुव्रीहि, और पेछवाड़ी जिसको तत्पुरुष समास के रूप में जानते हैं हम, इसे पेछवाड़ी नाम दिया है A.K. झा ने, वो हो गया था। उसके बाद हुआ, बाकी रह गया था हमारा पटतरिया यानी कर्मधारय समास। कर्मधारय समास को हम समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो पटतरिया, इसका नामकरण क्या है? पटतरिया A.K. झा के द्वारा, उन्होंने पटतरिया कहा है इसके, यानी पटतरिया, ये पटतर शब्द से बना है पटतरिया। पटतर मतलब का क्या होता है, जान ही रहे हैं। पटतर मतलब होता है उदाहरण, उदाहरण, मिसाल, एग्जाम्पल। तो इस प्रकार, तो ये जो है हमारा पटतरिया, या जिसको कर्मधारय समास कहें, समास, तो इसके बारे में जानना जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास, या फिर कर्मधारय समास और ये द्विगु समास, उसमें कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें इसकी समझ बनानी जरूरी है कि कैसे हम पटतरिया समास को समझें, जाने, पहचाने। देखिए इसमें परिभाषा जो दी है मैंने, ई तरीक समास है, पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष संज्ञा हवे, चाहे दुयो पद के बीचे उपमेय, उपमान और उपमेय के संबंध रहे। क्या है? विशेषण और विशेष्य। ये हिंदी में कहें तो विशेषण, और विशेष्य मतलब ये विशेष। तो विशेष्य का मतलब हुआ
जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए। यहाँ पर हम पेड़ ले लेते हैं। तो विशेष्य, विशेष्य मतलब जिस वस्तु या भाव की विशेषता बताई जाए। बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। और विशेषण तो जान ही रहे हैं। विशेषण यानी यही बात रह जाएगी, जिस वस्तु भाव से विशेषता बताई जाए। यहाँ पर देखिए दोनों में अंतर को समझिए, सर्फ की और से का अंतर है। इसी से आप समझ जाएंगे कि ये समास में विशेष्य किसको कहते हैं, विशेषण किसको कहते हैं। मान लीजिए जैसे बोकटेंगी, ऊंच कपारी, ऊंच कपारी, ये दो शब्द जो हैं इसमें क्या है, दो पद, अलग अलग पद हैं। देखिए बोक टेंगी यानी बोक मतलब यहाँ बगुला, टेंगी मतलब टेंग वाली, बगुले जैसी टेंग वाली। तो यहाँ पर विशेष्य कौन हुआ, तो टेंग वाली, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, जिस वस्तु या भाव की विशेषता बताई जा रही है, तो टेंग वाली ये हो गई विशेष्य। और बौक मतलब बगुला, तो ये हो गया विशेषण। ये विशेषण के तौर पर आया है यहाँ पर, क्योंकि ये उस उसके पैरों की विशेषता बताई जा रही है, किससे, तो बौक, लाल मुर्गा, लाल मुर्गा, लाल मुर्गा, रंगुआ मुर्गा। तो यहाँ पर मुर्गा हो गया क्या, विशेष्य, क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही। कैसा मुर्गा, तो लाल या रंगुआ। तो क्या हो गया, लाल यहाँ पर विशेषण है, ये भी विशेषण है। तो इस तरह का जहां संबंध दिखे, एक विशेषण हो पहला पद, दूसरा पद विशेष्य हो, यानी जिसकी विशेषता बताई जा रही वो संज्ञा, उसे कहेंगे विशेष्य। तो इस तरह के जब पदों का मेल देखा जाए, एक विशेष एक विशेषण, तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। अब इसके अलावे और भी एक रूप है इसमें, जैसे ये वक्तंगी जो है वो इसमें आ जाएगा, उपमेय और
उपमान, दोनों बताया है मैंने उसमें। उपमान, उप में जिसकी उपमा उपमा की जाए, यानी जिस वस्तु की तुलना की जाए। उपमा मतलब तुलना हो जाता है। चलिए इसको मान लें लगभग। तुलना की जाए। उपमान मतलब जिस वस्तु, यहाँ पर जिस वस्तु या भाव, उसी तरह लिखना चाहिए था, जिस वस्तु या भाव, उसी को रिपीट कर सकते हैं वहां से। देखिए, जिस वस्तु या भाव की तुलना की जाए, यहाँ इस तरह से यहाँ हटा के ये भी किया जा सकता है। भाव की तुलना या उपमा की जाए, ठीक है। अब यही बात बस हो गया, खाली यहाँ पर शब्द को बदल देना है, यहाँ पर बस कर देना है उपमेय, यहाँ हो गया उपमान, क्या हो गया, उपमान। जिस वस्तु या भाव की तुलना की जाए और जिस वस्तु या भाव से तुलना की जाए, दोनों में वही हो जाएगा। तो जैसे चंद्रमुखी, चांदमुखी, चांदमुखी, मुख वाली, तो मुखी क्या हो गया, मुख वाली क्या हो गया, उपमेय। और चांद क्या हो गया, उपमा, क्योंकि चांद से तुलना की जा रही है मुख की, तो चांद से, देखिए यहाँ पर, यानी उपमान में से और उपमेय में की, तो चांद से तुलना की जा रही है किसकी, तो मुख की। इसलिए ऐसे समास को यही उपमेय उपमान के हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं। जब शब्दों में, पदों में इस तरह का संबंध रहे, एक उपमान रहे, एक उपमेय रहे, चाहे एक विशेष रहे, चाहे एक विशेषण रहे, एक विशेष रहे और एक विशेषण रहे, ऐसी स्थिति में कर्मधारय समास होता है। तो इसके उदाहरण बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे उदाहरण अभी देख रहे हैं, खोज खोज के लोग बना रहे हैं और उसमें बनाने में गड़बड़ भी कर रहे हैं। जैसे देखिए पटतरिया, घोड़ा मुँह, घोड़ा लिखे मुंह वाला, घोड़ा जैसा मुंह वाला, तो मुंह की तुलना किससे की है, घोड़े के मुंह से, किसी के मुंह की तुलना की घोड़े के मुंह से, तो घोड़ा यहाँ पर तुलना के लिए आया है, तो इसलिए घोड़ा हो गया उपमान, मुंह वाला हो गया उपमेय। खैर काना माने खेरा जैसा कान वाला, खेरा मतलब खरगोश, खरगोश जैसे कानों वाला। चांदमुखी, चांदनियर, मुठान वाली मतलब मुख वाली, मुठान कहते हैं मुख को। खड़गदंती, खड़ग, खड़ग जैसे बड़ दांत वाली, खड़ग जो होता है उस तरह दांत निकल रहे तो खड़ग, जैसे हाथी के खड़ग होते हैं। मोकटेंगा, मोकटेंगी, दोनों बगुला जैसे जैसे पातर गौड़ वाली, पातर गौड़ वाला। लाल कुदरुम, लाल रंग का कुदरुम, कुदरुम एक जो पौधा है जिससे पटसन बनता है, तो लाल रंग का होता है, उसकी चटनी बनाई जाती है, उसके फूल की, फल की, फल का जो किनारा निकलता है उससे। अड़, अड़बेरा, ढलती बेला, कैसी बेला, तो अड़बेरा, मतलब बेला की को विशेषीकरण किया गया, बेड़ा, बेड़ा हो गया विशेष्य, अड़ हो गया विशेषण। अदौरी, उड़द की बड़ी, किसकी बड़ी,
तो उड़द की बड़ी अदौरी। कच कुंवार मतलब कैसा कुंवारा, तो कच्ची उम्र का कुंवारा। इस तरह के जहां भी देखेंगे कि किसी को विशेषण के जरिए मर्यादित किया जा रहा है, उसे खास बनाया जा रहा है, तो वो हो गया इसी समास का उदाहरण। या फिर किसी की तुलना की जा रही है, वो तुलना सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है। तो वैसी स्थिति में से मुख टंगा वगैरह नकारात्मक है, उसका पारी, चाहे ये का ढेबर आँखा है ना, ऐसे बोलते हैं ढेबर आँखा, आंखें ढेबरा ढेबरा बड़ा बड़ा आँख। तो इस तरह की स्थिति में भी वो समास जो है वही बनेगा। क्या? कर्मधारय, इसको पटतरिया समास कह के एक झा ने नया नाम दिया है खोरठा के हिसाब से। तो ये हो गया हमारा समास का चौथा भेद। पांचवा भेद में क्या? आग संख्या। इसको पहचानना बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक चीज और बता दूं, हालांकि वो हिंदी का है तिरंगा। तिरंगा समास इसमें नहीं आएगा, ये आ जाएगा बहुव्रीहि में। हाँ, ये अभी नहीं बताना चाहिए, अभी बताऊंगा किस समय, जब समास का ये रूप आएगा, आग संख्या वाला रूप। चलिए अभी इसको मिटा देते हैं। इसको बताना था या तो बहुव्रीहि में या फिर इसमें बताऊंगा। आग संख्या मतलब पहले आग मतलब शुरू, शुरू में संख्या, शुरू में संख्या वाची विशेषण हो तो उसे आग संख्या समास कहते हैं, या द्विगु समास। द्विगु समास के अंतर्गत, हालांकि द्विगु में भी क्या होता है कि जैसे ही हम दुबटिया बोलते हैं, पंचघाग बोलते हैं, सदघरवा बोलते हैं, तीन फेड़ी बोलते हैं, चौमुखी बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसे विशेषीकरण किया जाता है। विशेषीकरण, घाघ, कैसन घाघ, तो पांच, पांच घाघ एक जगह, तो वो उस समास के अंतर्गत रखा जा सकता था इसमें, कर्मधारय के अंतर्गत। लेकिन इसको चूंकि संख्या के आधार पर अलग रूप दिया गया है और इस भेद को मान्यता है, इसलिए हम उसी को मान के चले अभी। अब देखते हैं कि इसमें क्या है, परिभाषा समझें इसको। ये समासक पहला पद संख्यावाची विशेषण होवे है। संख्यावाची विशेषण, ये सब क्या है? संख्या है, और संख्या जान ही रहे हैं विशेषण है। अब विशेषण में आप पढ़ चुके होंगे कि संख्या जहां पर हो उसे संख्यावाची, किसी संज्ञा को जब के पहले जब संख्या लगाई जाए और उसे बताया जाए कि इतनी संख्या में है, तो वो संख्यावाची विशेषण। यहाँ तो वही हाल है, विशेषण है संख्यावाची। पंच घाघ, जहाँ पांच गो झरना माने, घाघ माने झरना एक ठिन रहे, पंच घाघ। दो बटिया, जहाँ दो बाटक डहर जा है, दो तरफ का, दो बाट भी बोला जाता है, दो बाट, दो बाट, 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 बाट मतलब रास्ता होता है। दो बटिया मतलब दो डहरों का जहाँ पर मेल हो, जहाँ से दो तरफ रास्ते निकल रहे हों, वैसी जगह को। अब इसको कोई कोई कहा जाता है, कह दिया है कि नहीं, दुबाट मतलब होता है ये स्मशान घाट जाते समय जब वहां पर एक नेग किया जाता है, उसको दुबाट कहा जाता है। अरे बाबा, वो दुबाट में ही होता है, जहाँ दुबाट मतलब जहां पर दो राह शुरू होता है वहीं पर होता है। तो हर गांव में इस तरह की जगह है। तो वो अब उस समय वो एक नेग किया जाता है, उस नेग के आधार पर उसको बहुव्रीहि में शामिल नहीं कर सकते हैं, ये गलत तर्क है। दो मुहिया, दो मुंहों वाला। अब दो मुहिया सांप भी हो सकता है, दो मुहिया और भी कुछ हो सकता है। तो दो मुहिया दो मुंहों वाला, तो यहाँ पर मुंह को, दो मुंहों का समाहार एक जगह इकट्ठा। सात घर हुआ, सात घर माने गौब वाला खेल, तो सात घर वाला खेल, कैसा खेल? तो सात घर वाला खेल, सात घरों के समूह वाला खेल। तो यहाँ पर विशेषता बताई गई है, हालांकि द्विगु समास के अंतर्गत रखा है इसको। तीन फेड़ी, तीन फेड़ वाला,
तीन पेड़ों का जमाट मतलब एक जगह तीन पेड़ों का समूह हो। तो तीन पेड़ मतलब एक जगह तीन पेड़ वाला, तीन तना वाला पेड़ हो। चौमुखी, चार मुंह वाला, तो चार मुंह वाला दिया, दिया होता है ना, दिया, दिया को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह के जहां पर संख्या हो उस समास को हम लोग द्विगु के अंतर्गत रखेंगे। लेकिन अब हर जगह पर संख्या से द्विगु बन जाएगा ऐसी बात नहीं है। कभी कभी उससे अलग हटके एक नया अर्थ में आ जाता है, जैसे तिरंगा। तिरंगा ये हमारे पूरे देश के लिए ये शब्द है, बहुत ही आदर वाला शब्द है, बहुत आन बान शान वाला शब्द है। तिरंगा यानी तीन रंगों का समाहार, यही है। इसका विग्रह करें तो तीन रंगों का समाहार। तो तीन रंगों का समाहार मतलब कोई भी तीन रंग से मतलब नहीं है यहाँ। यहाँ मतलब है वो जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसका जो तीन रंग होता है उसको यहाँ पर बताया जा रहा है, उसको बताया जा रहा है। जैसे ये मान लीजिए, ये हो गया हमारा, उसके बाद ये हो गया, है ना? ये हो गया। और क्या है, इसको तिरंगा कहते हैं। किसी भी तीन रंग के कपड़े को तिरंगा नहीं कहेंगे हम। तीन रंग के किसी भी और तरह की किसी वस्तु को तिरंगा नहीं कहते हैं। तिरंगा शब्द रूढ़ हो गया है किसके लिए, ये रूढ़ हो चुका है तो हमारे भारत के राष्ट्र ध्वज के लिए। राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज किसके लिए, भारत का राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय झंडा। तो ये रूढ़ जब हो गया तिरंगा इसके लिए, कभी भी तिरंगा का मतलब कोई दूसरी चीज तीन रंग का नहीं होता है। अभी अभी जैसे ही बोला गया कि प्रधानमंत्री ने लाल किले के की प्राचीर से तिरंगा फहराया, इसका मतलब वहां तीन रंग के का कोई दूसरा कपड़ा फहरा नहीं दिया बल्कि राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तिरंगा हमारी ऊंचा रहे, तिरंगा हमारा, इसका मतलब है साफ है कि राष्ट्र ध्वज है वो। इसलिए तिरंगा शब्द रूढ़ हो गया है इसके लिए, राष्ट्रीय ध्वज के लिए। तो ये अन्य अर्थ ले लिया है ये, और रूढ़ अर्थ ले लिया है, इसलिए तिरंगा क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। ये हो जाएगा बहुव्रीहि, बहुव्रीहि चाहे अड़गाही इसको बोलते हैं, अड़गाही समास। तो ये ध्यान में रखने की चीज है। अव्यय भाव जो है ये समास अव्यय का हो जाना, मतलब जो अव्यय नहीं है वो अव्यय हो गया, अव्ययी भाव। तो इसमें क्या होता है कि पहले पद के अव्यय होए के चलते, पहले पद के अव्यय होए के चलते दोसर का पद अव्यय ना रहलो बाद बा कोनो एक पद के दोहराए के बनवल पद अव्यय बन जाए। तो क्या क्या स्थितियां हैं, या तो पहला पद अव्यय है या अव्यय नहीं भी है, तो पदों का दोहरा हो जाए तो बाद में वो किस रूप में व्यवहार होता है, अव्यय के रूप में। इस समास को अव्यय भाव कहने का तात्पर्य यही है कि जो अव्यय नहीं था वो अव्यय बन गया। पहले पद के आधार पर दूसरा संज्ञा पद जो है चाहे दूसरा कोई पद है तो वो अव्यय बन जाता है। तो ऐसे समास में क्या है, बतर सिरे, बतर मतलब अवसर, सिरे मतलब उस मौके पर, सर, उस मौके पर।
मौका आवल पर, समय सिरे, समय हवल पर, हेनो संजोग, संजोग से, हेनो और संजोग, पैत बछर, प्रति साल, हर साल, जाओ जिंदगी, जब तक जिंदगी रहे, गोटी जिंदगी, सगर घड़ी, हर समय, सगर घटी भी बोलते हैं लोग, है ना, भर मुंह, पूरा मुंह, भर और मुंह दो, पैत बच्छर हो गया, 2 बार हो गया ये, हाथे हाथ, हाथ और हाथ, काने कान, ये बतिया काने कान पसरियल है ना, मुहे मुंह, राता रात, रात रात में। अब ये इस तरह से समास जो है ये देख रहे हैं कि जो अव्यय नहीं था वो अव्यय बन गया है। रात तो अव्यय है नहीं, लेकिन 2 बार राता रात हो गया तो इसलिए अव्यय बन गया। कान तो अव्यय है नहीं, संज्ञा है, तो काने कान होने से फिर अव्यय बन गया। हाथे हाथ, अव्यय का मतलब ही होता है कि जो वो शब्द जो है लिंग वचन काल के आधार पर कोई बदलाव उसमें नहीं आता है। तो ये जब बन जाता है अव्यय, उसके बाद कोई बदलाव नहीं है। जैसे रात को रात का बहुवचन बनता है ना, जाड़े के दिने के रतवन बड़ी कनकान होवे है ना, बड़ी लंबा होवे है ना? तो रतवन, तो यहाँ पर जब राता रात हो तो उसके बाद कोई रतवन वगैरह नहीं बदलेगा। हाथे हाथ, तो हाथवन चाकर चाकर हो, लेकिन हाथे हाथ को कभी बदल नहीं सकते हैं, बहुवचन नहीं बना सकते हैं इसका। काने कान को इसी तरह बहुवचन नहीं बना सकते हैं। तो ये इस प्रकार से देखिए, पहला में क्या है, बतर सिर है, तो समय, ये मौका आने पर, बतर मतलब मौका, लेकिन सिरे यहाँ जुट गया इसलिए कुल मिलाकर ये हो गया ये अव्यय। उसी तरह समय सिरे, वो अव्यय हो गया। समय संज्ञा था लेकिन सिरे के चलते अव्यय हो गया, है ना। संजोग, संयोग अब ये था संयोग से, ये भाववाचक संज्ञा थी, लेकिन ये हेनो जुटने के बाद ये अव्यय बन गया। इस तरह सब में है, पैत बच्छर में भी है ना। अब इसके अलावे जो समास की बात करते हैं, नए समास, एक है नए समास, नए समास, ये नए समास, नए मतलब जहां निषेध का बोध हो, जहां पर नकारात्मकता का बोध हो, एक पद नकारात्मक बोध कराने वाला, दूसरा जो है कोई संज्ञा पद हो, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि ये समास बनता है। ये निजोरी, बेअरथ, बेलज, नी औलाद, अनठेकान, अनभल, आरो आरो, तो ऐसे समास को नए समास के अंतर्गत रखा जाता था। अब इसे अव्यय भाव में समाहित कर दिया गया है। हिंदी व्याकरण, हिंदी निदेशालय द्वारा, एनसीईआरटी के द्वारा जो व्याकरण लिखा गया है उसमें शामिल कर दिया गया है। निजोरी माने, ये तो निजोरी ये हो जाएगा तत्पुरुष समास में भी। निजोरी मतलब जोर से हीन, जोर मतलब ताकत, ताकत से हीन, तो यहाँ पर से हीन उससे जुदा हो रहा है। तो जैसे वहां पर हो जाता है ये भक्तिहीन, या हिंदी में जैसे हो जाता है शक्ति, शक्तिहीन, शक्ति से हीन, तो यहाँ पर इस तरह से निजोरी, जोर से हीन है तब ना निजोरी है। बेअरथ, ये हो गया अव्यय भाव, बेअरथ, बेलज, ये भी अव्यय भाव हो जाता है। तो या फिर लज्जा से हीन, तो यहाँ पर हो जाएगा ये अपादान तत्पुरुष। नी औलाद, औलाद से हीन, अपादान तत्पुरुष। अनठेकान, ये अव्यय भाव। अनभल, अव्यय भाव। तो इस प्रकार ये जो 7वां समास है इसमें समाहित हो जाता है, इसलिए इसे अलग अस्तित्व तो नहीं दिया गया है अब के समास में। लेकिन एक बात ध्यान रखें आप, अगर एके झा ने 7 भेद बताए हैं, या उनके ग्रामर में आप देख सकते हैं जितने भेद बताए गए हैं, उन भेदों को लेकर चलें।
क्योंकि सवाल पूछने वाला हो सकता है कि ए.के. झा, चूंकि वो सबसे पहले व्याकरण लेखक हैं और सबसे बड़े विद्वान माने जाते रहे और थे भी, नो डाउट। लेकिन कई मामले में ज्ञान का विकास हो रहा है धीरे धीरे। तो आज से बहुत दिन पहले यानी 1987 में ये किताब छपी थी, इसे लिखा गया था 1985-86 में ही। तो उस समय तक जो अवधारणा थी, उस अवधारणा के तहत, और फिर ए.के. झा खुद जो है संस्कृत के जानकार थे, संस्कृत ग्रामर के अनुसार उन्होंने हिंदी खोरठा के व्याकरण में समास को भी देखा। तो इसलिए कहीं कहीं पर खोरठा के संदर्भ में उचित नहीं ठहरता है। तो जैसे उन्होंने कई से देखे, कोई बताया कि ये गोरखिया कैसन समास, गोरखी कैसन समास लागे। तो गोरखी यहाँ पर संस्कृत में हो सकता है गोरखी, गोरक्षक, गोरक्षक ये समास है। गो मतलब गाय, रक्षक मतलब रखवाली करने वाला, गाय की रखवाली करने वाला, तत्पुरुष समास, समन तत्पुरुष हो जाएगा। लेकिन खोरठा में गोरखी जो है, गोरखी ये उस ढंग से नहीं है। गोरखी, गोरखिया, गोरखिया, गो के रखोइया, तो इसको भी तत्पुरुष में ही रखा जा सकता है अगर बनाया जाए तो, तत्पुरुष में। लेकिन ये मूल शब्द की तरह इसका इस्तेमाल होता है। गो और इसका गाय रखिया तो नहीं बोलते हैं, गो रखिया बोलते हैं। खैर जो भी हो, इसको अगर रखें समास में तो ठीक है। लेकिन और भी कई ऐसे समासों के बारे में पूछा है लोगों ने, जैसे क्या है, खेचपेचिया, खेचपेचिया कौन समास है। वहीं पर और भी कोई समास बताया जिसमें समास है ही नहीं। यानी समास का जो लक्षण है, इसकी जो परिभाषा है वो है कि दो या दो से अधिक पदों के मेल से नए पद का निर्माण। तो जब पद नहीं है, उपसर्ग प्रत्यय को भी आप बना दीजिएगा, जैसे झुमरिया। हाँ, किसी ने कहा कि झुमरिया कैसे समास होता है, झुमरिया, 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 तो ये समास नहीं है। झुमर करने वाला, झुमर करने वाला, झुमरिया, यहाँ पर प्रत्यय लग गया खाली या, है ना। तो प्रत्यय का कोई अलग अस्तित्व तो नहीं रहता है, यहाँ पर वो प्रत्यय सिर्फ लगा है, इसलिए इसको समास के तौर पर नहीं देखना चाहिए। उपसर्ग प्रत्यय को भी अगर समास के हिसाब से देखें तो गलत होगा। तो फिर इस प्रकार से हम समास को उस ढंग से देखें जो परिभाषा उसकी है, लक्षण उसका है। तो चलिए, अपना अपना मत है। तो अब एग्जाम में अगर पूछा जाए, जैसा कि आप लोगों ने कमेंट में लिखा है कि क्या किया जाए, अगर समास के कितने भेद हैं, 6, 7, 8, तो आप ए.के. झा के अनुसार मारेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ए.के. झा ने जितने समास बताए हैं उतना आप उस ऑप्शन को अगर दिया गया रहेगा आपके विकल्प में, आपके आंसर में, तो आप उसी को चूज करेंगे, उसी को सेलेक्ट करके रंगेंगे, उसी कॉलम, उसी बॉक्स को। तो ये चलिए, समास के संबंध में जो भी बातें थी वो मैंने बताने की कोशिश की। हो सकता है कि आपके किसी काम आ जाए, तो मेरी मेहनत सार्थक होगी। तो आज के वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ और विदा लेता हूँ।